हेलो स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1991। 1991 के बाद से हमने किस तरह के ट्रेंड्स देखे हैं इंडियन इकोनॉमी में, हमें उन ट्रेंड्स पे आज इस टॉपिक में बात करनी है। हर किसी को मालूम ही है कि 1991 में हमारा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस के दलदल में फंस चुका था। असल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला था, वही गड़बड़ा गया था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो एक बैलेंस होता है वो थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो गया था, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में इन्फ्लेशन का बहरान आ गया और जो कॉमन यूज़ के गुड्स होते हैं उनमें काफ़ी उनके रेट्स काफ़ी बढ़ गए, तो आम आदमी को काफ़ी परेशानी हो गई। अब उस चीज़ से, उस गरीबी के दलदल से बचने के लिए उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से, पीवी नरसिम्हा राव साहब से बात करके, मशवरा करके अब इस बात पे जो है वो पहुंच गए कि कोई ना कोई अब ठोस स्टेप लेना ही है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। तो चूँकि हिंदुस्तान उस वक्त उसकी कंडीशन जो है हमारे मुल्क की उतनी ख़ास अच्छी नहीं थी, तो इस पे भरोसा करना बाकी कंट्रीज़ के लिए हल्का सा मुश्किल हो रहा था। आखिर में ये तय हुआ कि वर्ल्ड बैंक के पास और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के पास उनसे जो है लोन लिया जाए। तो $7 बिलियन का लोन हमारे मुल्क ने वर्ल्ड बैंक और IMF से ले लिया। लेकिन उन्होंने, उन एजेंसीज़ ने, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ थी दोनों, उन्होंने हमसे ये एक्सपेक्ट किया कि हम अपनी कंट्री को थोड़ा सा लिबरलाइज़ करें और इसे खोल दें, ओपन अप करें फॉर द वर्ल्ड इकनॉमीज़। जो बाकी जो है, चाहे 150-200 जितनी भी कंट्रीज़ हों, उनके लिए, उनके मार्केट्स के लिए हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा खोल दें। तो मनमोहन सिंह साहब ने फिर जो है एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए, जो कि उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, एज ए सेड। तो बजट स्पीच में उन्होंने यही जो है 3 चीज़ों का जिक्र किया, जिन्हें हम कहते हैं, रिफॉर्म्स को हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें 1991 से, अगर हम आज तक देखें, 1991 से लेकर आज तक हमारी इकोनॉमी में काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं, जिनमें से मैंने 10 रिफॉर्म्स का जिक्र किया है यहाँ पे। 1 से लेकर 10 तक सारे यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला रिफॉर्म हमने देखा, एक नया ट्रेंड आया है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसको इन 10 के 10 को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। दूसरा ट्रेंड हमने देखा, सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस रहा। और थर्ड हमने ट्रेंड देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, उसका इनफ्लो काफ़ी अच्छा रहा हमारे कंट्री में, ये इंक्रीज़ होता गया। और उसके बाद फोर्थ हमने देखा, ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारी कंट्री में ट्रेड का इंक्रीज़ भी हुआ और उसमें काफ़ी राइज हमने देखा। उसके बाद मिडिल क्लास और अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन में हमने काफ़ी इंक्रीज़ देखा। और स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, उस पर काफ़ी ज़ोर दिया गया। एग्रीकल्चर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बात की गई हमारी पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स के बाद। इस स्लाइड को अगर देखें, पहले वाले स्लाइड को, कि पहला रिफॉर्म क्या था। फर्स्ट रिफॉर्म हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हुआ जब से 1991 के रिफॉर्म्स से। और इतना ग्रोथ हुआ कि अगर हम 1991 की बात करें, उस टाइम हमारी कंट्री का GDP ग्रोथ जो था वो 1.06% के आसपास था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2022 की बात करें, तो अराउंड 6 या 7% के आसपास हमारा GDP का ग्रोथ है। और इस वक्त अगर हम देखें, हमारा मुल्क जो है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम है और हमारा GDP कितना है, $3.7 ट्रिलियन। और हमारे से 2-3-4 कंट्रीज़ मतलब आगे हैं इकोनॉमी में, जिनमें USA नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, जापान 3rd पे है और जर्मनी 4th नंबर पे है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड ट्रेंड क्या है जो हमने विटनेस किया, जिसको हमने देखा, वो है सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। सर्विस सेक्टर डोमिनेंस में हम ये बात कहना जो है लाजमी समझते हैं कि अगर हम 1951 की बात करें, उस टाइम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी GDP में, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में करीब करीब कितना था, 51%।
7.8% उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था। और इंडस्ट्री का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए 1951 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 14%, 14.16 एग्जैक्टली है, ये इतना परसेंट था। और सर्विस सेक्टर की जहाँ तक बात है तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम से कम 33.25% था हमारी कंट्री में उस टाइम, 1951 की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इस टाइम देखें, इस टाइम अभी जो ये रिसेंट ट्रेंड है कि सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर गया है, इस टाइम जो है एग्रीकल्चर हमारा 52 से लेके 18% तक पहुंच गया है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 18%। और इंडस्ट्री हमारा 14% से लेके 26% तक ऊपर चला गया है। और सर्विस जो हमारे पास सर्विस सेक्टर 33% था, वो 33% से 56% तक चला गया है। तो कहने का मतलब सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस है इस टाइम हमारे इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है और थोड़ा सा इंडस्ट्री का भी जो है बढ़ गया है। इससे क्या हुआ है, इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज और एवेन्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, इस स्लाइड में हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में वो बढ़ गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए आप, अगर 2011 और 12 की हम बात करें, उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो एफडीआई इनफ्लो हो रहा था वो 46.5 बिलियन डॉलर्स के इक्वलेंट हो रहा था। लेकिन यही एफडीआई बढ़ करके अगर हम इस टाइम देखें 2021 और 22 की बात करें तो 83.5 बिलियन डॉलर्स हमारी कंट्री में ये इस रेंज तक पहुंच गया है। तो मतलब कहने का ये है कि काफ़ी बढ़ गया है। और इससे क्या हुआ है, हमारा जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो थोड़ा सा और आसान हो गया है। मतलब बिज़नेस करने के तौर तरीके जो है वो थोड़े से और आसान हो गए हैं, हमारे लिए बिज़नेस करना आसान हो गया है। और उसके अलावा हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ गया है एफडीआई के इनफ्लो से। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें, फोर्थ वाले स्लाइड की, चौथा ट्रेंड हमने ये देखा है ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज़ इन ट्रेड का। ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज़ इन ट्रेड में हम इस बात पे ध्यान देना चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है इसकी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कि हम अपनी कंट्री को इंटीग्रेट करें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो हमने काफ़ी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इसके अलावा जो है बाकी कंट्री से भी किए हैं, और हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट भी काफ़ी जो है एक्सपेंड कर गया है। अगर हम देखें 2022 की बात करें तो यूएस हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे नंबर 1 पे जो है ट्रेडिंग पार्टनर इमर्ज होके आया है। यूएसए का ट्रेड अगर हम देखें, एक्सपोर्ट हमने कितना एक्सपोर्ट किया है उस कंट्री के साथ, तो 74.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हमने किया है। लेकिन यही एक्सपोर्ट 2021 और 22 की अगर बात करें 119.4 बिलियन डॉलर्स के इक्वलेंट हो गया है। इसी तरह चाइना का भी बढ़ गया है 89.7 बिलियन डॉलर से 115.5 बिलियन डॉलर्स तक। और यूएई का भी एक्सपोर्ट बढ़ गया है, वो पहुंच गया 72.9 बिलियन डॉलर्स तक। तो उसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा 2 कंट्रीज़ में ख़ास ऐसी हैं, इराक और ऑस्ट्रेलिया, जिनका एक्सपोर्ट हमने, जैसे इराक को अगर लेते हैं 19.3 बिलियन डॉलर्स से डबल हो करके 34.3 बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट इस कंट्री के साथ किया है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 18 बिलियन डॉलर्स से लेकर के 25 बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम मिडिल क्लास की बात करेंगे। मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ है काफ़ी, इसमें काफ़ी राइज हुआ है। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें रिसेंट ट्रेंड को लेकर, कैसे इसमें इमर्जेंस हुआ है आप देखिए। इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि अगर 1985 की हम बात करें तो पुअरेस्ट से पुअर क्लास की परसेंटेज हमारे पास 93% थी। चूँकि 2005 में ये पुअरेस्ट क्लास पुअर में कन्वर्ट हो गया और 93% से जो है इसकी परसेंटेज घट करके आ गई 69% तक। फिर आगे चल कर देखते हैं 2018 में इसकी परसेंटेज रह जाती है 43%। आज अगर हम देखें तो ये 15%, 2030 का डेटा है एक्सपेक्टेड, 2030 में ये 15% तक पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा उतना। तो कहने का मतलब 93% से सीधे ये जो है 15% तक आ जाएगा। तो पुअर और मतलब पुअरेस्ट और पुअर क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। ये तभी पॉसिबल हो जाता है जब इकोनॉमी में राइज हो जाता है, इकोनॉमी का बूम हो जाता है, इकोनॉमी प्रॉस्पर कर जाती है। तो सिमिलरली अगर हम देखें मिडिल क्लास की बात करें, 23% था मिडिल क्लास 2005 में, और ये बढ़ कर के 33% हो गया। और अब जो है इस 2030 की हम अगर एक्सपेक्टेड इसकी वैल्यू देखें तो 34% तक पहुंच जाएगा ये। और सिमिलरली अपर मिडिल क्लास भी काफ़ी चेंज हो गया। और रिच की अगर हम बात करें,
रीच 1% से जो है लेकर आज 2023 में 7% तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है, जब ये मिडिल क्लास की परसेंटेज बढ़ जाती है या अपर मिडिल क्लास की परसेंटेज बढ़ जाती है या रिच लोगों की परसेंटेज बढ़ जाती है, इससे क्या होता है, इट फ्यूल्स कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिमांड फॉर वाइड रेंज ऑफ गुड्स। इससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाती है और चीज़ों की जो है डिमांड बढ़ जाती है काफ़ी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम 6 स्लाइड पे हम ये कहना चाहते हैं कि एक और नया ट्रेंड है हमारी इकोनॉमी में जो विटनेस कर गया है, जो हमारी इकोनॉमी देख रही है, वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। तो रैपिड अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये देख रहे हैं अब 1951 से लेकर 2011 तक जो है ये सारा मैंने डेटा दे रखा है कि किस 10 साल के बाद कितना परसेंटेज अर्बन एरिया का ग्रोथ हुआ है, अर्बन पॉपुलेशन का। 1951 में 17.29 अर्बन पॉपुलेशन थी हमारे पास, जो 1971 में 19.91 पे पहुंच जाती है और 1991 में 25.71% पे पहुंच जाती है और आज 2011 में हमारी अर्बन पॉपुलेशन है 31.16%। इसमें ख़ास हमने ये देखा 2001 के डेटा को और कंपेयर करें हम 2011 के डेटा के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ़ टाउन्स 2001 में हमारे पास 5161 हैं और 2011 में यही टाउन्स कहाँ तक पहुँच जाते हैं 7935। लेकिन अब इसमें 2 कैटेगरीज हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, एक है स्टैट्यूटरी टाउन्स और एक है सेंसस टाउन्स। स्टैट्यूटरी टाउन वो टाउन होता है, वो जगह, वो एरिया, उस एरिया को हम स्टैट्यूटरी टाउन कहते हैं जिसमें एक म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, एक कैंटोनमेंट बोर्ड हो या कोई नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। बट सेंसस टाउन की जहाँ तक बात है, सेंसस टाउन अलग कॉन्सेप्ट है। सेंसस टाउन में 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। हर वो जगह, हर वो एरिया, हर वो प्लेस जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 400 हो, 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरा पॉइंट क्या है, किस एरिया को हम सेंसस टाउन कहेंगे, वो एरिया जिसकी एटलीस्ट 75% पॉपुलेशन, लेकिन मेल वर्किंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मेल वर्किंग पॉपुलेशन जिसकी एंगेज हो इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो उसको हम कहते हैं सेंसस टाउन। तो इन सेंसस टाउन्स की भी इनका नंबर भी बढ़ गया है। 2001 में इनका नंबर था 1362 और जो बढ़ करके 2011 में 3894 तक पहुंच गया है। और इससे हमारा क्या है, इट हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और अर्बन सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इससे जो है बढ़ गए हैं हमारे। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, 7th स्लाइड की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का बूम हुआ है, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ गया है, काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट के पेनिट्रेशन में। तो अगर हम इसमें कुछ डेटा मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस डेटा के माध्यम से थोड़ा सा आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि 2018 में, 2018 में अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन डिवाइसेस हमारे मुल्क में कितनी थी, 375 मिलियन। 375 मिलियन हमारे कंट्री में यूज़ हो रही थी स्मार्टफोन डिवाइसेस, स्मार्टफोन या मोबाइल जो भी कुछ कह दीजिए 2018 में। लेकिन उस टाइम हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2025 तक इनका जो नंबर होगा वो करीब 850 मिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि 2.5 गुना इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं रिसेंटली, अभी इस टाइम प्रेजेंटली हम देख रहे हैं कि ये डेटा जो है थोड़ा सा कम पड़ गया। असल में इस टाइम 2023 की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन डिवाइसेस क्रॉस कर गया है 1 बिलियन यूज़र्स, अब देख रहे हैं। तो दूसरी बात अगर हम दूसरी चीज़ दिखाना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स रिटेल परसेंट शेयर इन 2015, कि पूरे वर्ल्ड का जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा था रिटेल में, तो उसका शेयर 2015 में 3% था हमारे इंडिया का, 3%। और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2025 तक ये 30% का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, 2022 की ही बात है, तो ये 46% क्रॉस कर गया। तीसरा पॉइंट हम ये दिखाना चाहते हैं, मोबाइल डेटा कंजप्शन और पीटाबाइट पर मंथ। 2015 की अगर बात करें, हिंदुस्तान में पूरे एक मंथ में पूरे इंडिया में 164 पीटाबाइट डेटा यूज़ होता था। और हमने एक्सपेक्ट किया था 2025 तक ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 10,000 पीटाबाइट्स तक। पीटाबाइट आप देख लीजिए यहाँ पे, पीटाबाइट, एक पीटाबाइट कितने के बराबर होता है, एक पीटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट्स के बराबर एक पीटाबाइट। लेकिन अभी हम देख रहे हैं 2023 की बात है, 2023 की, हमारा डेटा पर मंथ कितना कंजप्शन हुआ है, 14.4 एक्साबाइट्स। 14.4 एक्साबाइट पीटाबाइट से भी बड़ा है। एक जो है 1024 पीटाबाइट एक एक्साबाइट के बराबर होते हैं।
तो इसका मतलब है हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी का बूम हुआ है, इंटरनेट का पेंट्रेशन बहुत जो है ज़्यादा हो गया है और बहुत मतलब बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और 8th स्लाइड पे हम इस बात को जो है दिखाना चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन को, इसकी हम बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, असल में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन का एम ही है इज़ टू ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज। बच्चों को टेक्निकल नॉलेज देना सो दैट दे कैन मतलब परफॉर्म बेटर इन जॉब मार्केट। जॉब मार्केट जो है, जॉब मार्केट, उसमें बच्चे मतलब अच्छा परफॉर्म करें, उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो जॉब मार्केट के लिए जो है बिल्कुल एकदम फिट बन जाएं। तो इसमें जो है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्किल से क्या होता है। स्किल से हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चों की एबिलिटी बढ़ जाती है और उनका जो है ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, एडवांस ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता है, उनकी नॉलेज, उनकी लर्निंग और उनकी ट्रेनिंग या उनकी कॉम्पिटेंस पे, उनकी उस पे जो है उन एबिलिटीज़ को जो है संवारा जाता है। और ये देखिए कुछ प्रोग्राम्स जो हमने यूथ के लिए मतलब जो है आगे ले आए हैं यूथ के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। उनमें से एक प्रोग्राम मनाज भी है, मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी ऑफ फॉर स्किल्स टू एड्रेस स्किल डेवलपमेंट। दूसरा है SAMVAY समवे स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। इसके अलावा स्किल लोन स्कीम भी है यूथ के लिए, जिसमें यूथ 5,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक लोन अवेल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं 9वीं स्लाइड में। इस 9th और 10th स्लाइड में हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर में कैसे कैसे रिफॉर्म आए हैं, हम कौन कौन से रिफॉर्म लेकर के आए हैं, इसमें हमने बात की है कि हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की है काफ़ी, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाए। और उसके लिए हमने बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने बनाई 2000 में, जिसका मतलब मेन पर्पज़ या मेन एम ये था कि टू अनटेप पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का पोटेंशियल उसको थोड़ा सा आगे लेकर के आना था, खोजना था कितना है क्या है, और अचीव करना था हमें 4% करीब 4% के अबव ग्रोथ पर एनम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके अलावा एक और बात कि जो है इसमें जिक्र किया गया वो ये था कि फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में जो हम लेकर के आए थे। उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की, या प्रमोशन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इनिशिएटिव है वो हमने लिया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो हमने 2015 फरवरी में हम लेकर के आए थे, फेब 2015 में। तो उसके बाद जो हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात की, ई-नैम की बात हमने उसके बाद की, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। ये असल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 2016 में, तो इसकी हमने बात की। या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की, या कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग स्कीम की हमने बात की इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म में। अब आखिरी रिफॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी सारी बातें करी, और जैसे कि हमने हिंदुस्तान की इकनॉमी इस टाइम जो है 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है, और इकनॉमी इज़ 5th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। तो हमारे पास लगभग 111 जो हैं नेशनल वाटरवेज़ हैं, और 25 वंदे भारत ट्रेन्स हैं। वंदे भारत ट्रेन्स की जहाँ तक बात है, ये वो ट्रेन्स हैं जो सेमी हाई स्पीड ब्लू एंड वाइट कलर की ट्रेन्स होती हैं। इनमें वर्ल्ड क्लास पैसेंजर एमिनिटीज़ होती हैं, और इनकी स्पीड होती है कम से कम 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस टाइम इंडिया में 25 ट्रेनें चलती हैं। और उसके अलावा हमने क्या ऐड किया है हिंदुस्तान में, अगर देखा जाए नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास 487 एयरपोर्ट्स हमारे पास। लेकिन हमने 2014 से लगभग 74 न्यू एयरपोर्ट्स ऐड किए हैं, और 2014 से ही लगभग 50,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज़ भी ऐड किए हैं। करीब 1,40,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे हमारे पास है इस टाइम इंडिया में। तो ये हम देख रहे थे। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट क्या कि ये ट्रेंड्स जो हैं दे हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी जिनसे हमारी इकोनॉमी जूझ रही है, जिनमें खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और रीजनल डिस्पैरिटी है। ये 3 हमारे पास जो है अभी भी परेशानियां हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी जूझ रही है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। Thank you very much.